व्यवस्था के अंतर्गत आज हम आप लोगों को मुस्लिम शिक्षा व्यवस्था कैसी थी उसके विषय में बताएं कि उसकी प्राथमिक शिक्षा कैसी थी और माध्यमिक उच्च शिक्षा कैसी थी। उसके बाद मुस्लिम शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा के और अन्य क्षेत्र थे। अन्य क्षेत्रों के अंतर्गत सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि उस समय की स्त्री शिक्षा व्यवस्था कैसी थी। स्त्रियों की शिक्षा की व्यवस्था उस समय कैसी थी, बोलो कि उस समय मुस्लिम शिक्षा की व्यवस्था कैसी, मुस्लिम शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत स्त्रियों की शिक्षा की व्यवस्था कैसी थी, इसके विषय में हम बताएंगे। क्योंकि स्त्रियों की शिक्षा वैदिक और बौद्ध काल में भी बहुत अच्छी नहीं थी। बौद्ध काल में तो उनको विहारों में प्रवेश की अनुमति मिल गई थी थोड़ा बहुत, लेकिन वैदिक काल में तो स्त्रियों के एकदम गुरुकुलों में प्रवेश वर्जित था। स्त्री जो इसमें मुस्लिम काल में है, इसमें पर्दा प्रथा के कारण जो कम छोटी उम्र की लड़कियां थीं, बालिकाएं थीं, वही मकतब में जाकर बालकों के साथ शिक्षा ग्रहण करती थीं। लेकिन उनकी जो उच्च शिक्षा की व्यवस्था थी वो उपलब्ध नहीं हो पाती थी। प्राथमिक शिक्षा तो मकतबों में ग्रहण कर लेती थी, लेकिन उच्च शिक्षा की व्यवस्था उनकी नहीं हो पाती थी, क्योंकि समाज की ओर से उनके लिए कोई भी अलग से विद्यालय की संस्थाओं की व्यवस्था नहीं की गई थी और इसीलिए उनको शिक्षा नहीं प्राप्त हो पाता था। उसके फलस्वरूप जब निम्न और निर्धन वर्गों की बालिकाएं थीं, इसी बालिकाओं को शिक्षा के लाभ से वंचित रह जाती थी। इनको शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाता था, निर्धन वर्ग के बच्चों को। और जो थोड़ी बहुत ज्ञान प्राप्त भी हो जाता था, केवल थोड़ा बहुत हल्का पढ़ना लिखना ही सीख पाती थी। अब ये तो निर्धन वर्ग की बालिकाओं का हुआ स्त्रियों की शिक्षा का। मध्यम वर्ग की जो बालिकाएं थी उनके शिक्षा के लिए कुछ अवसर प्राप्त होते थे। वे विद्या अध्ययन के लिए सामान्य मकतबों में जाकर व्यक्तिगत रूप से स्त्रियों द्वारा जो मकतबों में स्त्रियां शिक्षा देती थी उनके घरों पर जा कर के वे मकतबों में विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त करती थीं। इसके विषय में डॉक्टर यूसुफ हुसैन ने कहा है कि निजी घरों में बालिकाओं को धार्मिक शिक्षा प्रदान करने के लिए मकतब थे, जहां अधिक आयु की महिलाएं उनको कुरान, गुलिस्ता, गोस्ता और सदाचार की पुस्तकें पढ़ाती थीं। लेकिन स्त्रियों की बालिकाओं की शिक्षा की व्यवस्था उतनी नहीं अच्छी थी। तो इसके लिए एक शासक हुए मालवा के शासक गियासुद्दीन तुगलक ने, जिसने सन 1469 से 1500 तक शासन किया था। इस सारंगपुर के सभी वर्गों की बालिकाओं के लिए, हिंदू मुस्लिम किसी भी सभी वर्गों की बालिकाओं के लिए एक मदरसे की स्थापना की थी। तो इनके मदरसे के विषय में फरिश्ता के अनुसार कहा गया है कि इस मदरसे में बालिकाओं को किस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। इस मदरसे में बालिकाओं को नृत्य, संगीत, सिलाई, बुनाई, बढ़ईगिरी, सुनारगिरी, लुहारगिरी, जूते बनाने, मखमल बनाने। फरिश्ता के अनुसार इन मदरसों में बालिकाओं को नृत्य, संगीत, सिलाई, बुनाई, बढ़ईगिरी, सुनारगिरी, लुहारगिरी, जूते बनाने, मखमल बनाने, युद्ध कला, रणक्षेत्र कला आदि की शिक्षा प्रदान की जाती थी। लेकिन ये सब शिक्षा जो था लड़कियां ग्रहण करती थीं, उन सभी शिक्षा का भार जो है उनके अभिभावक को ही वहन करना पड़ता था। केवल उस यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करने संपन्न परिवारों की बालिकाएं ही इस विद्यालय में अध्ययन करने के लिए जा पाती थीं। उसके बाद उसी में स्त्री शिक्षा के ही अंतर्गत है कि राजघरानों और कुलीन परिवारों की बालिकाओं और स्त्रियों को उनके निवास स्थानों पर व्यक्तिगत रूप से शिक्षा दी जाती थी। वो भी घर के बाहर शिक्षा ग्रहण नहीं करने चाहती थी। स्त्रियां जो हैं उनके घर पर ही उनको शिक्षा दी जाती थी।
उनको धर्म एवं साहित्य के अतिरिक्त नृत्य, संगीत और अन्य ललित कलाओं की भी शिक्षा दी जाती थी। इस प्रकार शिक्षा प्राप्त करने वाली अनेक मुस्लिम राजकुमारियों के नाम हैं, जैसे कि अल्तमस की पुत्री रजिया सुल्ताना, जो कि अपनी विद्वता के लिए विख्यात थी। दक्षिण की वीरांगना चांद सुल्ताना को तुर्की, अरबी, फारसी और मराठी भाषाओं का ज्ञान था। बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम की कृति हुमायूंनामा इतिहास की अमूल्य निधि मानी जाती है और हुमायूं की भतीजी सलीमा सुल्ताना, जहांगीर की पत्नी नूर जहां और औरंगजेब की पुत्री जुबुन निसा बेगम, ये सभी विदुषी महिलाएं थीं उस समय की। इन महिलाओं को के अतिरिक्त जो भी अनेक सुशिक्षित स्त्रियां थीं, उनकी संख्या जो है, जो पढ़ी लिखी विदुषी महिलाएं थीं उनसे ज़्यादा थी। पढ़ी लिखी जो स्त्रियां थीं उनकी संख्या बहुत कम थी, क्योंकि केवल वो सब राजघरानों और कुलीन परिवारों को स्त्रियों को ही उस समय शिक्षा का प्रचलन था। सामान्य स्त्रियों को शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाती थी। इसके विषय में डॉक्टर एफ.सी. केई ने लिखा है कि मुसलमान स्त्रियों के विशाल सामान्य समूह को पारिवारिक कर्तव्यों को करने के लिए घरेलू प्रशिक्षण के अलावा किसी भी प्रकार की कोई शिक्षा उस समय प्राप्त नहीं थी। तो यही है कि मुस्लिम काल में स्त्रियों की शिक्षा की दशा अत्यंत शोचनीय थी। पर्दा प्रथा के कारण ये लोग शिक्षा मकतबों मदरसों में जाकर नहीं ग्रहण कर पाती थीं। इसके बाद आपका अगला हेडिंग है कि व्यावसायिक शिक्षा, कि मुस्लिम काल में, मध्यकाल में व्यावसायिक शिक्षा की क्या आवश्यकता थी। उस समय जो मुगल सम्राट थे, व्यावसायिक शिक्षा में मुगल सम्राट एक व्यावसायिक शिक्षा के प्रति अधिक रुचि लेते थे। तो इसलिए व्यावसायिक शिक्षा का काफ़ी विकास हुआ था उस मध्यकाल में, जो कि इसके और भी अंग हैं, व्यावसायिक शिक्षा के महत्वपूर्ण अंग हैं। उसमें से पहला है कि सैनिक शिक्षा। सैनिक शिक्षा की व्यवस्था थी उस समय मुस्लिम काल में, कि जो मुस्लिम शासकों का लक्ष्य था कि अपने राज्यों को अस्थायी और सुदृढ़ बनाना था। तो वे जो है भारतीयों को सदैव शंका की दृष्टि से देखते थे। अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए और बनाए रखने के लिए मुस्लिम शासकों को समय समय पर हिंदू राजाओं से युद्ध करना पड़ता था। समय समय पर उनको हिंदू राजाओं से युद्ध करना पड़ता था। इसीलिए उन लोगों को ऐसी परिस्थिति मुस्लिम शासकों द्वारा सैनिक शिक्षा पर ज़्यादा बल दिया गया। साधारण सैनिकों और राजकुमारों के लिए विभिन्न प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था थी, जैसे कि उनको सैनिकों को तीर चलाना, भाला एवं तलवार चलाना, दुर्ग का घेरा डालने, घोड़े एवं हाथी पर बैठकर युद्ध करने की शिक्षा प्रदान की जाती थी। और मुगल काल में उनको गोली चलाने का भी प्रशिक्षण दिया जाता था। राजकुमारों को इन सभी बातों के अतिरिक्त और भी शिक्षाएं दी जाती थी। उनको सेना का संचालन करना, संगठन का नेतृत्व करने का विशेष प्रशिक्षण दिया जाता था। सैनिक शिक्षा के लिए प्रशिक्षण संस्थाएं भी खोली गई थीं और यह शिक्षा राज्य के अनुभवी सैनिकों द्वारा संचालित किया जाता था। उसके बाद इसी के अंतर्गत है व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत ही चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी बच्चों को। सैनिक शिक्षा के बाद उनको चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। चिकित्सा शास्त्र के उपयुक्त शिक्षा देने के लिए संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया गया था। जो संस्कृत ग्रंथ थे उस समय वैदिक काल के, उन्हीं सब ग्रंथों का फारसी में
ये मुस्लिम काल में अनुवाद करवाया गया। और इन ग्रंथों के आधार पर फारसी में पुस्तकों की रचना गई। संस्कृत ग्रंथों के आधार पर फारसी में पुस्तकों की रचना की गई। और जो कि ये सब पुस्तकें हैं जिसमें की रचना की गई है, इसमें है मदानुस सिफाई, सिकंदरी, दस्तूर उल अतिब्बा और तुहफत अल मोमिन। ये सब आदि पुस्तकों में चिकित्सा शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा उस समय मदरसों में या विशिष्ट शिक्षा संस्थाओं में दी जाती थी। इस चिकित्सा शास्त्र का विशिष्ट शिक्षा संस्थान खोला गया था, उसमें दी जाती थी या तो मदरसे में दी जाती थी। आगरा में अकबर द्वारा स्थापित किए गए मदरसे और रामपुर की विशिष्ट शिक्षा संस्था चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध थे। इसके बाद चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा के बाद अगला हेडिंग है कि हस्तकलाओं की शिक्षा। कि हस्तकला में क्या क्या शिक्षा मुस्लिम काल में छात्रों को हस्तकलाओं में किस किस चीज़ों की शिक्षा दी जाती थी हाथ से कार्य करने के लिए। मुस्लिम शासक जो थे वे ऐश्वर्य और विलासिता का जीवन व्यतीत करते थे, इसीलिए इनके जीवन की आवश्यकताओं से संबंधित सभी हस्तकलाओं की आश्चर्यजनक उन्नति हुई थी उस काल में। तो इनकी मुख्य कलाएं उस समय की ये थी कि इनको कसीदाकारी, जरी, लकड़ी एवं हाथी दांत का काम, दरी, पर्दे, जूते, रेशम, मलमल और आभूषण बनाने इन हस्तकलाओं की शिक्षा कारखानों में दी जाती थी मुस्लिम काल में। अकबर के समय में सब कारखाने जो दीवाने बुया खातात नामक सरकारी विभाग की अधीनता में थे, लेकिन इन कारखानों के विषय में उस समय का जो शासक जाफर ने लिखा है कि भारत में हजारों कारखाने थे जिनमें लड़कों को बहुधा विशिष्ट कलाओं दस्तकारियों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी व्यवसाय के शिल्पकार का शिष्य बनना पड़ता था। इसके बाद हस्तकलाओं की शिक्षा इन लोगों को दी जाती थी, उसके लिए विशेष व्यवस्था भी की गई थी मुस्लिम काल में। उसके बाद मध्यकाल में किस ललित कलाओं की शिक्षा की व्यवस्था थी। ललित कला के अंतर्गत इनको मुस्लिम काल में, क्योंकि सभी मुस्लिम शासक जो थे सौंदर्य के उपासक थे, वे अपने महलों दरवाज़ों की शोभा में वृद्धि करने के लिए उत्कंठित रहते थे। इसके फलस्वरूप ललित कलाओं का अभूतपूर्व विकास हुआ था उस काल में, मध्यकाल में। इन ललित कलाओं में जो वृद्धि हुई थी वह इस प्रकार है। इसमें क्या क्या था, इसके अंतर्गत संगीत की शिक्षा ललित कलाओं के अंतर्गत दी जाती थी बच्चों को। चित्रकला और नृत्य कला, इन सभी कलाओं का प्रशिक्षण इन लोगों को करवाया जाता था और वंशानुगत रूप में और व्यक्तिगत रूप में उस्तादों द्वारा ये जो ललित कला की शिक्षा थी उनको प्रदान की जाती थी मुस्लिम काल में।